एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक में आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सबसे पहले हम किसान आंदोलन की बात करेंगे जो अब लग रहा है कि जल्द ही खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब धरने पर बैठे किसान अधीर हो रहे हैं। उन्हें आंदोलन में बैठे हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। अब उन्हें भी अपने परिवार के पास लौटना है। वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें भी अपने बच्चों की याद आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन किसानों को बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है। जो वो चाहते थे, जो वो मांग सरकार से कर रहे थे, सरकार ने वो मांगे मान ली है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। तो फिर अब क्या बचता है? एमएसपी पर कानून की मांग है और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने की बात है। पंजाब में पहले ही एमएसपी पर किसानों की फसलें बिकती हैं। वहां राज्य सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं और इसीलिए पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों के किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि संयुक्त किसान मोर्चे में भी इस वक्त मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आंदोलन का भविष्य क्या हो सकता है इस पर है। एमएसपी के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बोलना कि कानून आज ही बन जाए, ये संभव ही नहीं। हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं, हमारा भी जी करता है घर जाने को। भी हाथ ही निकल गया। अब जो पूछ माड़ी मोटी अड़ी है वो भी निकल जाएगा। बड़ा काम हो गया। 3 कानून वापस होना बहुत बड़ा काम था। बाकी निके निके काम है वो हो जाएंगे। साल भर हो गया, बहुत लोग तकलीफ में रहे हैं। धरना तो खत्म होना चाहिए। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। मतभेद तो हो चुका है, लेकिन किसान संगठन इसे स्वीकार नहीं कर रहे। आंदोलन की शुरुआत ही 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर हुई थी। अब कानून वापस हो भी गए, किसानों ने जश्न भी मना लिया। इसीलिए अब किसान घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके नेताओं की तरफ से ये अभी तय नहीं हुआ है कि घर कब जाना है। हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं, हमारा भी जी करता है घर जाने को। जब हमारी मांगे पूरी हो जाए घर चले जाएंगे। किसान जहाँ से चले जाएंगे मुड़ के पर्चे भुगते रहेंगे। वो पर्चे भी कैंसिल होने चाहिए। मूक मांग में ये भी था कि इस मांगा को लेकर जब तुरे थे तो साडे किसान कुछ शहीद हो गए। उन्होंने के माजबे की मांग है। वो जेडे केस दर्ज किए हैं वो भी सभी वापस होने चाहिए। ये 4 दिसंबर तक हमारी सारी मांगे मानी जाती हैं तो फिर संयुक्त मोर्चे की जो काल आ गई अगली आंदोलन खत्म होगा। भी हाथ ही निकल गया। अब जो पूछ माड़ी मोटी अड़ी है वो भी निकल जाएगी। और जेडी एमएसपी भी आप बोल रहे हैं, एमएसपी पे कानून की गारंटी मिले, उसमें कम से कम हमको ये पता लगे भी ये कानून की गारंटी कितने देर में मिल जाएगी। जो बड़ा काम हो गया, 3 कानून वापस होना बहुत बड़ा काम था। बाकी निके निके काम है वो हो जाएंगे। एमएसपी नू पूरा शेयर करे, कितने टाइम में वो कमेटी बनेगी, कितने टाइम में रिपोर्ट देगी, कितना बजट होगा, कितना को होगा, सारी फसलों की सरकारी खरीद हो। पंजाब के किसान घर जाना चाहते हैं, लेकिन एमएसपी की कमेटी और मुकदमों की वापसी में हो रही देरी के कारण घर वापसी का ऐलान अटका हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पर कायम है कि इन दोनों मांगों के माने जाने के बाद ही आंदोलन खत्म होना चाहिए। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। पंजाब हरियाणा के लोग लंबे समय से बैठे हैं, बड़े पैमाने पर बैठे हैं। उनमें लगातारता जो बनी हुई है आज भी, उसको बना के रखना चाहिए। पर हमारी लीडरशिप को ये भी सोचना चाहिए आखिर कब तक, क्योंकि ये चीज़ों को मनाना भी बहुत ज़रूरी है और लोगों को नए उत्साह के साथ नई लड़ाई को फिर शुरू करना भी, शुरू नहीं लगातार रखना भी जरूरी है। जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्म ऑफ एक्शन जो है उसमें तब्दीली की जा सकती है। एमएसपी के ऊपर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, किसी की खिलाफ भी हो सकती है, कि ये बोलना कि कानून आज ही बन जाए, ये संभव ही नहीं है। कानून बनाने की प्रक्रिया चलनी चाहिए। पर्दे के पीछे सरकार, एमएसपी कानून कमेटी और मुकदमों की वापसी के लिए किसान नेताओं से बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से अनौपचारिक तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी कमेटी के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव का इंतजार है, लेकिन 4 दिसंबर को मोर्चा की बैठक में इन 5 नामों पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद सरकार को नाम भेजे जाएंगे। 4 तारीख को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक से पहले आज हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के किसान नेताओं ने अपनी अलग अलग बैठक की।
ताकि संयुक्त मोर्चे में आ रहे इन मतभेदों से निपटने की रणनीति बनाई जा सके। इससे पहले घर वापसी के लिए पंजाब के किसान संगठनों ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पंजाब के बाहर के नेता नहीं आए तो बैठक रद्द कर दी गई। फिर पंजाब के किसान संगठनों ने अपनी एक अलग बैठक की। दोनों राज्यों की बैठक के बाद एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है। 48,000 से ज्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसमें जो घायल साथी हैं हमारे, उनको भी सरकार मुआवजा दे, और जो शहीद साथी हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। अब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, जितने भी हमारे पे केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है, सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी। हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए, और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लाएं, फिर ही हम कोई अगली 4 तारीख को फैसला लेंगे, नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अफवाहें चलाई जा रही है कि पंजाब वाले जा रहे हैं और कोई दूसरे अकेले रह गए हैं। 3 कानून रद्द हुए हैं, जो हमारी जीत हुई है और सबकी जीत हुई है। MSP का मामला है, जो पराली या दूसरे या कमेटी बननी है वो पूरे देश का मामला है, पंजाब का भी उतना ही उसमें हिस्सा है। इसीलिए ये अफवाहें पर मत जाए कि हम लोग जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सामने चुनौती यह है कि साल भर में जो किसानों की एकजुटता बनी है वह घर वापसी के मुद्दे पर बिखर न जाए। रणनीति यह है कि आंदोलन खत्म करने को लेकर जल्दबाजी भी नहीं दिखानी है, लेकिन धरना लंबा भी नहीं खींचना है। गेंद बीजेपी सरकार के पाले में है। जिस तरह कृषि कानूनों को एक झटके में वापस ले लिया गया, उसी तरह यदि MSP कानून कमेटी और मुकदमों की वापसी को लेकर भी फैसला हो जाता है तो फिर साल भर से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसान वापसी की राह पकड़ लेंगे। पंजाब के किसान आंदोलन खत्म करने की जल्दी में इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत से नेताओं को चुनाव भी लड़ना है। पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होना है। ऐसे में इन नेताओं के लिए किसान आंदोलन से मिली शोहरत को भुनाना बहुत जरूरी है। पंजाब के किसान संगठन एक राजनीतिक फ्रंट बना के विधानसभा चुनाव में उतर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ खत्म होने के बाद मीटिंग करेंगे उसमें विचारेंगे। बाहर से बहुत लोगों का प्रेशर आ रहा है कि करना चाहिए, मगर मैं ये नहीं कह रहा करेंगे, हम विचार वटांदरा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन किससे करेंगे? किसी से नहीं करेंगे। ये अकाली, ये बीजेपी, ये कांग्रेस सारे कारवट पक्षी हैं। दिल्ली से ABP न्यूज के लिए जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो इंतजार करते हैं उस संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का, जिसमें सब तय हो जाएगा, होना तो चाहिए। किसान आंदोलन में पड़ी फूट के बाद अब देश में विपक्ष में पड़ी फूट की बात करनी है। देश का राजनीतिक माहौल चुनावी है। कुछ ही महीनों में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव है, लेकिन अभी से 2024 की स्क्रिप्ट भी तैयार हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तैयार हो रहा है, और हैरानी की बात यह है कि इस मोर्चे से कांग्रेस को बाहर रखने की पुरजोर कोशिश हो रही है। मोर्चे की अगुवाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जिन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक हमले अब शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस के साथियों को अपने पक्ष में खींचने की जद्दोजहद भी जुट गई हैं। हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो इसी रस्साकशी पे है, आप देखिए। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे। राजनीति में ममता बनर्जी की पहचान ही यही है, जंग और जिद। बीजेपी से जंग लड़कर उन्होंने पश्चिम बंगाल फतह किया और अब वो दिल्ली पर कब्जे की जिद कर बैठी हैं। और इस जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस से जंग छेड़ दी है। कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है क्या देश पर? देखो साउथ जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता का ये वाद कांग्रेस पर है और वो इन दिनों कांग्रेस को किनारे कर राजनीति का नया समीकरण तैयार कर रही हैं। इसी समीकरण को फिट करने के लिए वो मुंबई के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले शिवसेना के आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की और फिर राजनीति के चाणक्य शरद पवार का आशीर्वाद देने पहुंची। शरद जी का साथ मीट करने के लिए और उद्धव का साथ मीट करने के लिए मैंने महाराष्ट्र में आए थे। संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को घर में मेरे को होटल में भेजा और लोगों ने बातचीत किया।
मेरे को मौन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। मैं शरद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टिसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। ममता मिशन 2024 पर काम कर रही है। ममता को 2024 का चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी करने की कोशिश में है। इस सपने को पूरा करने के लिए ममता को सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाना होगा, साथ ही कांग्रेस को भी किनारे लगाना होगा। और मुंबई के अपने इस दौरे में ममता इसी रोड मैप पर चल रही है। ममता क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर कांग्रेस को किनारे लगाने की कोशिश में है, इसलिए अब वो कांग्रेस के उस किले के अस्तित्व को भी नकार रही हैं, जिसकी वो अब तक मेंबर थी। को लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन मुंबई पहुंची ममता एनसीपी और शिवसेना के ज्यादा करीब नजर आ रही हैं। शरद पवार भी ममता की बातों पर मुहर लगा रहे हैं। कि देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। ममता कांग्रेस पर बरस रही हैं और कांग्रेस के साथ सरकार चला रही एनसीपी और शिवसेना से उन्हें समर्थन मिल रहा है। यही ममता का हौसला बढ़ा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते करते उसके नेता राहुल गांधी को भी चपेट में ले लिया। बंगाल में हम अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ साथ अलग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? राहुल पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि जब देश में बड़ी सियासी उथल पुथल होती है वो विदेश में होते हैं। हमने राहुल के विदेशी दौरों का जो है वो ब्यौरा आपके सामने रखने की हम आगे कोशिश करेंगे, लेकिन ये अक्सर राहुल गांधी पर आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी जब भी कुछ बड़ा काम देश में हो रहा होता है या किसी बड़े मसले पर बातचीत हो रही होती है, राहुल विदेशी दौरे पर होते हैं। और इसीलिए बीजेपी भी राहुल गांधी को हमेशा निशाने पर इसी बात को लेकर आती रही है। अब ममता बनर्जी इस पर वार कर रही है और शरद पवार की चुप्पी कहीं ना कहीं इस पर मुहर की तरह आगे आ रही है। इस बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई। जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करते। ममता के लिए पवार की मुहर उनके मिशन के पूरा होने की गारंटी है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को हराने का फॉर्मूला भी मुंबई में बता दिया। Better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. ममता जो करने की कोशिश कर रही हैं, वो हिंदुस्तान की सियासत में पहले भी हो चुका है, लेकिन समीकरण फंसता है। ममता के बगल में खड़े होकर शरद पवार ने जरूर ममता की बातों का समर्थन किया, लेकिन एक दिन पहले ही शरद पवार के सिपह सलार नवाब मलिक ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। ये एक संकेत साफ है कि ममता का मिशन 2024 में इतना आसान नहीं हो। देखिए, देश की सियासत के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी हर बार एक ही तरह की रणनीति काम नहीं आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा नहीं हो रहा है। कैसे? यहाँ रथ यात्राओं की राजनीतिक सफलता का मंत्र पॉलिटिकल पार्टियों को पता है, तभी तो 90 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन रथ यात्रा से ही चला। बीजेपी की पहली बार यूपी में सरकार बनी, फिर अखिलेश यादव ने भी 2012 में इसी रणनीति पर काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा उन्होंने निकाली, अखिलेश को जीत भी मिली और अब एक बार फिर वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार अखिलेश को सत्ता मिलेगी? चुनावी संग्राम पर निकले अखिलेश का रथ उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचा है। वैसे तो अखिलेश ने रथ यात्रा निकाली है, लेकिन बीजेपी पर वार करने के लिए उन्होंने हवाई जहाज का सहारा लिया। यही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे, और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मदद नहीं की।
हमारे मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया। लखनऊ पहुंचने की कोशिश में अखिलेश संकल्प रथ लेकर यूपी भ्रमण कर रहे हैं और हर जगह वो पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहे हैं। योगी पर हमला करने के लिए वो ताजा बड़े मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी हवा देते हैं। जगह बुंदेलखंड थी, इसलिए अखिलेश ने पानी की कहानी भी शुरू की। और हमारे बुंदेलखंड के लोग अभी भी प्यासे हैं, अभी भी खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। इसलिए हम कह के जा रहे हैं बुंदेलखंड के भाइयों बहनों से, पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश ने इस बार उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे इलाकों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है। बुंदेलखंड समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ है, इसलिए इस बार वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। बुंदेलखंड रीजन में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 19 सीटें मिली थी और अखिलेश 0 पर आउट हो गए थे। 2012 में जब एसपी की सरकार बनी थी तब भी इस इलाके में बीजेपी को 3, एसपी को 5, बीएसपी को 7 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। चुनावी नतीजों के मुताबिक यह इलाका बीजेपी का मजबूत गला है, इसलिए अखिलेश इसमें सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिला और इतने दिनों में कम से कम बुंदेलखंड की जनता ये मान गई है कि उनके वादे जुमले थे, जनता को झूठ बोला और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार आते आते बुंदेलखंड इंजन इनके फेल हो गए हैं। रथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम किरदार निभाए हैं, इसलिए अखिलेश के संकल्प रथ के जवाब में बीजेपी भी रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश में 6 अलग अलग यात्राएं निकालेगी और उसका रथ हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। यात्रा का समापन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन होगा और समापन समारोह में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की इस अलग को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का एक अभियान होगा भारतीय जनता पार्टी का और उस अभियान के साथ जुड़ने पर हम सबको बहुत होनी चाहिए। बीजेपी की इस यात्रा को अखिलेश अपनी नकल बता रहे हैं। नकल करने वालों का कुछ नहीं होने वाला, इस बार नकल करने वालों का सफाया जनता करेगी। अब रथ की जरूरत नहीं है, इन्हें अपने काम को बताने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रथ यात्रा, साइकिल यात्रा और पद यात्रा का काफी महत्व रहा है। यात्राओं के दम पर कई नेता कुर्सी तक पहुंच चुके हैं, इसलिए यात्रा की बाजी में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। एबीपी न्यूज के लिए अजय दुबे की रिपोर्ट। से हालात खराब हुए जो धीरे धीरे अब सुधर रहे हैं, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आती हुई दिख रही है, ज्यादातर सेक्टर्स में ग्रोथ दिख रही है। कम से कम आप ये समझ सकते हैं कि अब हालात बद से बदतर जो हो रहे थे वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है? क्या वाकई जीडीपी को बढ़ाने वाले सेक्टर्स दोबारा अपनी पुरानी स्पीड पर आ चुके हैं? जीडीपी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल में हमने 2 भारत देखे। एक भारत वो जब कोरोना अपने चरम पर था, पूरी दुनिया के साथ साथ हम सब उसकी तबाही झेल रहे थे। सड़कें वीरान थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, एयरपोर्ट बंद था, फैक्ट्रियां बंद थी। अब हम दूसरा भारत देख रहे हैं जो कोरोना से करीब करीब रिकवर हो चुका है। महीनों तक वीरान रहने वाली सड़कें अब भर चुकी हैं, दफ्तरों में लोग वापस आ चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका है, एयरपोर्ट से जहाज उड़ रहे हैं और फैक्ट्रियां भी खुल चुकी हैं। यानी देश एक बार फिर पटरी पर लौट आया है। लेकिन कोरोना ने सिर्फ लोगों की जान का नुकसान नहीं किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बड़े गहरे जख्म दिए हैं। पर अब ये जख्म भरने लगे हैं। सांख्यिकी कार्यालय ने अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक माइनिंग सेक्टर में 15.4% की ग्रोथ रेट है, यूटिलिटी सर्विसेज की 8.9%, ट्रेड एंड टूरिज्म की 8.2%, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट की 7.8%, कंस्ट्रक्शन की 7.5% और एग्रीकल्चर की 4.5% ग्रोथ रेट है। और शायद इसी का नतीजा है कि 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.4% रिकॉर्ड की गई है। हमारा लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शंस हटा है और मोबिलिटी बढ़ी है।
तो पहला कारण है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा कारण जो हेल्थ का कारण है, बट वो इकोनॉमिक कारण भी, वैक्सीनेशन बड़े लेवल पे सरकार ने किया है। तो जो कोर सेक्टर है 8 में से 5, उसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो एक ये मेजर कारण है। ये जो सारे मेजर कारण है, ये एक्टिविटी है, ये जो है कोरोना के बाद जो हमारा पीरियड है, इसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रोथ रेट सिर्फ आंकड़ों में दिख रही है या वाकई जमीनी स्तर पर भी रफ्तार वापस आ रही है। इसे समझने के लिए हम एक बार फिर से आंकड़ों में वापस जाना होगा। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की ग्रोथ की तुलना करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो कोरोना से पहले दूसरी तिमाही में 5.65 लाख करोड़ का काम हुआ। वहीं कोरोना के बाद की दूसरी तिमाही में यह बढ़कर 5.87 लाख करोड़ हो गया है, यानी 22,000 करोड़ प्लस का कारोबार हो गया है। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो कोरोना से पहले जहां कारोबार 2.41 लाख करोड़ का था, वहीं कोरोना के बाद की दूसरी तिमाही में ये 2.4 लाख करोड़ का हो गया है, यानी करीब 1,000 करोड़ अभी माइनस में है। कोरोना संकट में कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि यहाँ पर तो सारा काम साइट पर होता है, वर्क फ्रॉम होम का कोई विकल्प इसमें है नहीं। लेकिन अब काम एक बार फिर पटरी पर लौट आया है। आज की स्थिति ये है कि आज हम लोग कोविड से ऊपर आ चुके हैं और हमारे पास जितनी लेबर की हमको रिक्वायरमेंट है, हमारे पास लेबर भी पूरी 100% रहती है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी सेल्स वगैरह भी बहुत अच्छी हो रही है। काम पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन अब सामान्य हो गया है, अब सब सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं अगर फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो कोरोना से पहले दूसरी तिमाही में 8.62 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं कोरोना के बाद अभी 8.45 लाख करोड़ का ही कारोबार हुआ है, यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए ये सेक्टर माइनस में है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और होटल की बात करें तो कोरोना से पहले 6.38 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं कोरोना के बाद अभी सिर्फ 5.79 लाख करोड़ का ही कारोबार हो पाया है। ये सेक्टर 59,000 करोड़ रुपए माइनस में है। ये इसलिए है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की तरह ही ट्रेड, होटल और टूरिज्म जैसे सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। टूरिज्म इंडस्ट्री को राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना ने इस कारोबार को पूरी तरह से प्रभावित किया। लेकिन अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा, लोगों में विश्वास बढ़ा और उसी के साथ लोग सैर सपाटे के लिए निकल पड़े। ये सब कुछ ग्रोथ जो है, अगर आप एक्चुअल डेटा देखेंगे ना, दैट्स ऑल कम्स थ्रू डोमेस्टिक क्राउड, वेडिंग्स, इवेंट्स जो लोकल हो सकते हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, बट अगर आप बात करें हमारी हेरिटेज इंडिया हॉलीडेज, वो तो सब इनबाउंड के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इनबाउंड तो जीरो है सर। अभी तक हमारे पास कुछ फाइलें कंफर्म ही नहीं हुई। वीजा के कारण हमारे पास कुछ फाइलें अभी शुरू होने लगी थी, वो वापस डाइसी सी हो गई। यानी टूरिज्म और होटल सेक्टर में दिक्कत अभी भी बनी हुई है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर में कोरोना से पहले 3.78 लाख करोड़ का कारोबार था, जो कोरोना के बाद अब 4.07 लाख करोड़ का हो गया है, यानी ये सेक्टर अभी करीब 29,000 करोड़ रुपए प्लस में है। वहीं डिफेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की बात करें तो कोरोना से पहले का आंकड़ा 4.43 लाख करोड़ का था, जो अब 4.72 लाख करोड़ का हो गया है, यानी ये सेक्टर 29,000 करोड़ रुपए प्लस में आ गया है। माइनिंग सेक्टर कोरोना से पहले 65,000 करोड़ का था, जो अब कोरोना के बाद करीब 70,000 करोड़ का हो गया है, यानी 5,000 करोड़ रुपए प्लस में आ गया है। अगर सिर्फ कोयले की बात करें तो कुछ हफ्तों पहले देश ने कोयले की कमी देखी। कई जगहों पर बिजली कटौती देखी, क्योंकि ज्यादातर बिजली हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में ही तैयार होती है। लेकिन अब हालात ठीक हो रहे हैं। माइनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। कोल इंडिया का एक टारगेट है जो 2024 तक 1 बिलियन टन प्रोडक्शन करेगा, जिसके तहत वो प्रोडक्शन पर ज़्यादा थ्रस्ट दिया। हमको लगता है ECL छोड़कर बाकी सारे सब्सिडियरी में एटलीस्ट 20% की ग्रोथ दिखाई। यानी कोरोना से रिकवरी दिख रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब कंपनियों पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे विकास की रफ्तार बनी रहे। कोरोना ने बहुत सारी लर्निंग दी है और कोरोना को उसने एक दुख भरी समस्या लाई है, लेकिन इसको थैंक्स बोलना चाहिए कि इसने बहुत से लोगों के दिमाग को खोला है कि हम क्या गलत कर रहे थे। तो कंपनियों ने कैश फ्लो मैनेजमेंट किया है, अपने डेप्ट की रिस्ट्रक्चरिंग की है और अपना जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने का काम किया है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई भी उसी तेजी से बढ़ रही है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं।
अब देखना यह है कि अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के साथ साथ सरकार महंगाई पर भी काबू पाती है या नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 15 लोगों की आग की रोशनी जाने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। यहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही से 15 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। आयोग के मुताबिक एक डॉक्टर अधिकतम 12 रोगियों की सर्जरी कर सकता है, लेकिन यहां एक डॉक्टर 65 लोगों का ऑपरेशन कर रहा था। एक ही डॉक्टर जिसको 12 रोगियों का ऑपरेशन करना ही अलाउड है, अगर वो 60 ऊपर ऑपरेशन कर रहा है तो आप देखिए कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। बिहार सरकार को बकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। विकी कौशल शादी करने वाले हैं। दूसरे सेलिब्रिटी कपल्स की तरह इन्होंने शादी के लिए विदेश को नहीं चुना है, बल्कि ये भारत में ही शादी करने वाले हैं। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर का 6 सेंस स्पॉट है, जहां विकी और कैटरीना की शादी होने वाली है। 7 तारीख से ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस शादी में इंडस्ट्री के कुछ गिने चुने सेलेब्स ही शामिल होने वाले हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए कपल ने अपनी गेस्ट लिस्ट को थोड़ा छोटा कर दिया है। शादी में शिरकत करने वाले स्पेशल गेस्ट में रणथंबोर टाइगर सफारी के अलावा चंबल घड़ियाल सफारी भी करवाई जाएगी। गेस्ट्स को जो इवेंट कंपनी ये शादी ऑर्गेनाइज कर रही है, उसने करीब 100 प्राइवेट बाउंसर्स भी हायर कर दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।